हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के मात्र कुछ ही दिन बचे मेरे प्यारे बच्चों, और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आप परेशान ना हो बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। मेरा वादा है इस बार आपकी 90 से ऊपर परसेंटेज, यानी कि 90 से प्लस परसेंटेज आपको दिलवा के रहेंगे। और आप बस मेहनत करते रहिए और आपके साथ ईश्वर का साथ होगा, आपकी मेहनत होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो लोग मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं प्रत्येक विषय के साथ साथ चैप्टर साथ साथ पेपर सेट कराने वाला हूँ बेटा। तो सभी को आप अच्छे से देख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, उन्हीं में से आपका पूरा बोर्ड पेपर जाएगा फंसकर, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे आज हम करेंगे विषय सामाजिक विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों, पेपर सेट 1। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान भी जैसा कि आप जानते हैं सोशल साइंस, जो आपके में पेपर आएगा बेटा 70 नंबर का, जिसमें आपके जो 20 होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो MCQ होंगे, यानी कि OMR सीट पर आपको इसका जवाब देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं वहीं से हम अपना पेपर को शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चों पहला दे रखा है, ध्यान से समझेंगे कि निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है ऑटो वन बिस्मार्क, नंबर बी है हिटलर, नंबर सी है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है मेटरनिख। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में वाटरलू के मैदान में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों की संयुक्त सेनाओं के समक्ष पराजय का सामना करना पड़ा था बेटा। किसके लिए? नेपोलियन बोनापार्ट को। इसीलिए बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। देखें बेटा, दूसरा प्रश्न समझते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? मैंने आपको कितनी बार बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा मेटरनिख, बी है बिस्मार्क, सी है लुई फिलिप और डी है बेटा नेपोलियन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के यूरोप पर प्रभाव एवं क्षमता की चर्चा करते हुए मेटरनिख कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने बोला था बेटा? ये मेटरनिख ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी मैं करता चलूँगा बेटा सभी ऑप्शन का, इसलिए अच्छे से आप देखते रहें। चलिए बेटा, तीसरा प्रश्न हम समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है बेटा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में, बी है वर्साई की संधि में, सी है बेटा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। यहाँ पर बेटा बड़ी ई होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए प्रश्न का थोड़ा जवाब सुनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होती है IMF, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। किसमें हुई थी बेटा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, है ना। यह सम्मेलन जो था मेरे प्यारे बच्चों 1944 में, कब मेरे प्यारे बच्चों? 1944 में। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, रेंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? रेंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है भारत
और डी है रूस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में अफ्रीका से फैली थी। कहाँ से फैली थी मेरे प्यारे बच्चों? अफ्रीका से फैली थी। यह पशु जनित संक्रमित बीमारी थी। पशु जनित यानी ये बीमारी जो है बेटा पशुओं को होती थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है बेटा, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है बेटा कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, बी है कपड़ों की धुलाई के लिए, सी है बेटा सुरंग का निर्माण करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी की खुदाई करने के लिए। तो बच्चों जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। जो मेरे प्यारे बच्चों स्पिनिंग जेनी जो होती है ना, स्पिनिंग जेनी, इस मशीन का प्रयोग कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। यह एक वस्त्र निर्माण मशीन थी जिसे सूत काटने की गति बढ़ी थी। सूत काटने की बेटा गति बढ़ी थी किससे? इसी से वस्त्र निर्माण मशीन थी। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आता होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप मेहनत से पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा समझ के चलिए, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही आपके पेपर में आने वाला है। तो इसीलिए कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बेटा, और जितना हो सके अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, या फिर जो भी आपके भाई बंधु हों उन सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को मिले और कोई भी बेटा पीछे ना रह जाए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, और बी है महात्मा गांधी जी, सी है बेटा ज्योतिबा फुले जी, और डी है पंडित मोतीलाल नेहरू जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। अभी मैं इसके विषय में थोड़ा बता दूं बेटा। तो गुलामगिरी पुस्तक की जो रचना थी वो ज्योतिबा फुले ने जी की थी। किसने? गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। यह जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखी गई थी। बेटा मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनना, पता चले ऐसा आ जाए कि किसके विरुद्ध लिखी गई थी। तो ये जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखी गई थी। ठीक है बेटा, तो ये किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 7वां, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है बच्चों पहली अनुसूची, बी है बच्चों तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 8वीं अनुसूची। तो बच्चों इसका जवाब ध्यान से सुने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन मूल संविधान में 14 भाषाएं रखी गई थी। चलो फिर से समझते हैं बेटा। अगर भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, किस सूची में मेरे प्यारे बच्चों? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, और मूल संविधान में 14 भाषाएं रखी गई थी, और इस समय इनकी संख्या 22 हो गई है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान में कितनी रखी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो मूल संविधान में रखी गई थी 14, और इस समय कितनी हो गई बेटा? 22 हो गई हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि इस समय संविधान में कितनी भाषा रखी थी, तो आप 22 लगाएंगे, और मूल संविधान में बेटा 14 लगाएंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। चलिए 8वां क्वेश्चन समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों 8वां प्रश्न कह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा अमेरिका, बी है भारत, सी है बच्चों रूस, और डी है फ्रांस। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। क्या जनसंख्या की दृष्टिकोण से, बच्चों ध्यान समझना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और चीन को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाता है। इसीलिए जो भारत है बेटा वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भारत। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1950, बी है 2014, सी है बेटा 1999, और डी है 2023। तो नारी शक्ति वंदन
अधिनियम, अधिनियम बेटा मैं समझाता हूँ आपको। कह रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो भारतीय संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था। बेटा जल्दी की बात है, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए इसके लिए। कब हुआ था बेटा? 2023 में। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा बहुजन समाज पार्टी है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय दल, बी है बेटा राष्ट्रीय दल, सी है अल्पसंख्यकों का दल और डी है महिलाओं की पार्टी। तो बेटा बहुत अच्छे से आप सब लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के विषय में। तो मैं बता दूं आपको बेटा बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना कांसीराम ने, ध्यान से समझते ना बेटा, क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन जो है बेटा कहीं से भी बन सकता है। अब मैं जो एक्स्ट्रा बताता हूँ उस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में ये वाला नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आ जाए। ठीक है, कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल है बेटा और इसकी स्थापना कांसीराम ने 1984 ईस्वी में की थी। किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? कांसीराम ने की थी। किसने? कांसीराम ने, आप सब जानते ही हैं कांसीराम ने की थी बेटा। और कब की थी मेरे प्यारे बच्चों? 1984 में, 1984 में की थी। और वर्तमान में सुश्री मायावती इसके अध्यक्षा हैं बेटा। कौन है? सुश्री मायावती जी या बहन मायावती जी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये एक क्षेत्रीय दल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? क्षेत्रीय दल, और इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न समझते हैं। आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा राष्ट्रीय आय, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है सकल घरेलू उत्पाद और डी है मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो आपको हम बता दें बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि की एक ऐसी माप है जिससे देश की कुल आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देश की कुल आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, वो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है बच्चों, तो इसका जो कार्य है वो किस क्षेत्र का व्यवसाय है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, बी है बेटा द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों किसके द्वारा होता है ये? तो मैं आपको बता दूं बेटा ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह सेवा क्षेत्र पर आधारित होता है और इनमें कोई भौतिक उत्पादन नहीं होता, केवल सेवाएं ही प्रदान की जाती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा बेटा, तृतीय क्षेत्र का कार्य है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? निम्न में से कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? ऑप्शन ए है बेटा मित्र से लिया गया ऋण, बी है व्यवसायिक बैंक से लिया गया ऋण, सी है सहकारी समितियों से लिया गया ऋण और डी है बेटा क्रेडिट कार्ड द्वारा नगद निकासी। तो ये 13वें प्रश्न का सही मैं आपको समझा दूं बेटा, पहले थोड़ा सा ये समझ लो। जो मित्र होते हैं, साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इन लोगों से लिया गया जो बेटा ऋण होता है वो अनौपचारिक साख का माध्यम होता है। ठीक है, तो इन लोगों से किस किस से बेटा मित्र वगैरह हैं, साहूकार हैं, महाजन है, रिश्तेदार आदि से जो लेते हैं तो अनौपचारिक साख का माध्यम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें मित्र आ गया नहीं आ गया? तो पहला वाला सही हो जाएगा, इसका मित्र से लिया गया ऋण जो होता है वो अनौपचारिक साख का स्रोत होता है। चलिए बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 14 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 समझे। कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है? देखिए बेटा, या किसको लाभ होता है? ऑप्शन ए है बेटा छोटे देशों को, बी है बड़े देशों को, सी है ए और बी दोनों और डी है बेटा किसी को नहीं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है नहीं होता है? जरूर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बड़े एवं छोटे देश सभी को लाभ जरूर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि छोटे बड़े दोनों को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है उपभोक्ता अदालतें क्या करती हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेटा
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं। सी है बच्चों मानवाधिकार की रक्षा करती हैं। और डी है उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती हैं। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा मैं आपको समझाऊं, उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारी की रक्षा करती हैं, सॉरी अधिकारों की रक्षा करती हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, उपभोक्ता अदालतें जो होती हैं वो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं और दुकानदारों से उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकारों की क्या करती हैं बच्चों, रक्षा करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो पर्वतीय है बच्चों। ऑप्शन ए है 40%, बी है 30%, सी है 27% और डी है 16%। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा पर्वतीय है। तो इसी कारण इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है। लुप्त हो चुके हैं बेटा, किसी कारणवश नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनका अस्तित्व भी मिट जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए है एशियाई हाथी, बी है चीता, सी है गेंडा और डी है नीली भेड़। तो बच्चों भारत में चीता लुप्त अस्तित्व वर्ग में आता है, ठीक है, क्योंकि ये देश में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसे दक्षिण अफ्रीका से लाकर पुनः बसाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चीता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों ज्वार, बी है बाजरा, सी है रागी और डी है अरहर। बताओ बेटा मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अरहर एक दलहनी फसल है, यह एक वर्षीय फसल होती है, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो आदि जो है वो मोटे अनाज के उदाहरण होते हैं। तो इसी कारण बेटा मोटे अनाज के कौन कौन से होते हैं आपको बता दूं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब क्या होते हैं, मोटे अनाज के होते हैं। और अरहर कैसी होती है, एक दलहनी फसल होती है। तो बेटा इसमें मोटे अनाज के उदाहरण नहीं है पूछा गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरहर, क्योंकि अरहर एक कैसी बेटा दलहनी फसल होती है जो एक वर्ष में हो जाती है। कोई प्रॉब्लम बच्चों। चलिए 19वां प्रश्न समझते हैं। कह रहे हैं सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्ति करने के बजाय या हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसा है। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्ति करने हेतु या ऊर्जा प्राप्ति करने के बजाय बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसा है। ऑप्शन ए है परंपरागत, बी है गैर परंपरागत, सी है जुगाड़ू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों, तो मैं आपको समझाऊं मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण द्वारा गोबर से ऊर्जा प्राप्त करना गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि ये अक्षय और पर्यावरण संतुलन का स्रोत भी होता है। समझ में आ रही बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत। ठीक है, याद रखना ये आने के बहुत ज़्यादा चांस है बेटा, इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखें बच्चों, हमारे इस वीडियो के जो बहुविकल्पी 20 प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका अंतिम प्रश्न है ये, जो जिसका जवाब आपको OMR शीट पर देना होता है। जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है ना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसीलिए क्या होता है बेटा, वायु प्रदूषण होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 20 MCQ प्रश्न, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 20 याद हो गए होंगे। बच्चों सभी याद करके जाना है, जिससे कोई भी छूटे नहीं बच्चों, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है, हाँ आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे तो बच्चों यकीन मानना कोई भी क्वेश्चन को मैं छोड़ने नहीं दूंगा। तो ये तो थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाकी प्रश्नों की तरफ। देखिए ध्यान से, देखिए बेटा ये है आपका पहला प्रश्न जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मैं उतना ही जवाब दूंगा जितना कि प्रश्न में पूछा गया। ऐसा नहीं है सब बड़ा चढ़ा के लिख डालिए, और जवाब बहुत ही सिंपल भाषा में होंगे। आपको याद करने में या पढ़ने में या समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। देखो बेटा, प्रश्न था भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो जब हमसे दो पूछे गए तो बच्चों हम दो ही करेंगे, ठीक है। उत्तर में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो पहला बेटा हेडिंग डालेंगे, हेडिंग जरूर डाल लो जितनी आप बना सकें। देखिए मैंने पहला हेडिंग क्या डाल लिया बेटा, कीमतों में भारी गिरावट। महामंदी के प्रमुख प्रभाव थे तो उससे क्या फर्क पड़ा था, तो है कीमतों में भारी गिरावट। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं और जूट जैसे कृषि उत्पादों की कीमतें लगभग 50% तक गिर गईं। अब यहाँ से बहुविकल्पी भी बन सकता है। अब आपसे पूछ लें 1928 से 1934 के बीच में किसकी कृषि की कीमतें 50% गिर गई, तो बेटा आप समझदार हैं, किसकी, गेहूं की और जूट की। और कितने प्रतिशत तक गिर गई, तो 50% तक गिर गई, जिससे किसानों की आय कैसी रह गई बेटा, आधी रह गई थी। ये 50% तक गिर गई तो आधी तो रह जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे कर्ज और सोने का निर्यात। ध्यान से देखेंगे, आय घटने के बावजूद लगान कम नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों को अपना सोना गहने बेचने पड़े थे। इस दौरान भारत कीमती धातुओं का बड़ा निर्यातक बन गया था या बन गया। तो आय घटने के बावजूद लगान कम नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जिसके कारण किसानों को अपना सोना, अपने गहने जो थे वो बेचने पड़े थे। इस दौरान भारत कीमती धातुओं का बड़ा निर्यातक भी बन गया था। तो बच्चों इतना छोटा सा इसका आंसर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर देखें बेटा ध्यान से, जब किसी चुनाव में एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, कोई भी बेटा जो चुनाव होता है तो उसमें किसी एक दल को जो है वो पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता मेरे प्यारे बच्चों, तब दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कितनी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। जब किसी चुनाव में एक दल को बेटा पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें पूछा गया था गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद था गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो अब हेडिंग हम क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग जरूर डालना, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो समझ लेते हैं बेटा क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। इसमें भी हालांकि हमने पहला हेडिंग डाल दिया कि सरकार का आधार। देखिए बच्चों, क्षेत्रीय दल किंग मेकर होते हैं। पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि किंग मेकर कौन होते हैं, तो कौन होते हैं बेटा, क्षेत्रीय दल होते हैं। इनके समर्थन के बिना केंद्र में स्थिर सरकार बनाना कठिन होता है। तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो किंग मेकर होते हैं। इनके समर्थन के बिना केंद्र में स्थिर सरकार बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। चलिए बेटा दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा हमने हेडिंग क्या डाला है, क्षेत्रीय हितों की रक्षा। तो इसमें हमने क्या लिखा कि ये दल अपने राज्य की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, कि अपने दल में अपने राज्य की जो समस्याएं होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उठा के ले जाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का क्या हो सके बेटा, समाधान हो सके। तो देखें कितना सिंपल तरीके से इसका आंसर आपको हमने बता दिया है। और आपको भी इतना ही लिखना है बेटा, जितना क्वेश्चन किया जाए आप उतना जवाब दिया करें। आप लोग करते क्या हैं कि लिखते लिखते इतनी कॉपियाँ भर देते हैं, फिर कहते हो हम 4 कॉपी भर के आए, 3 कॉपी भर के आए, पता चलता है नंबर उस हिसाब से आपको नहीं मिलते। क्योंकि ज़्यादा लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना क्वेश्चन पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जवाब भी उतना ही देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर था कि राजनीतिक दलों के जो है वो भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो बेटा ये तो नहीं दिया ना कि 2 लिखिए या 3 लिखिए, इसलिए कुछ और भी लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों। देखिए अब जैसे तीसरा हेडिंग यहाँ पर क्या डाला है, निरंकुशता पर रोक। ये बड़े राष्ट्रीय दलों को अपनी मर्जी थोपने से रोकते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह
बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। निरंकुशता पर रोक, ये बड़े राजनीतिक दलों को अपनी मर्जी थोपने से रोकते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अब चौथा वाला है बेटा लोकतांत्रिक भागीदारी, ध्यान से समझेंगे। इनके माध्यम से देश के हर कोने और संस्कृति को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलता है, इनके कारण ही मिलता है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके 2 लाभ लिखिए। अब आप समझदार हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, एक तो वैश्वीकरण की परिभाषा पूछी गई है और 2 लाभ पूछे हैं। बच्चों वर्णात्मक फर्स्ट की बात हो रही है, वर्णात्मक फर्स्ट उसके बाद वर्णात्मक सेकंड आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके 2 लाभ लिखिए। प्रश्न है हमारा ये, तो हम हेडिंग में डालेंगे सबसे पहले परिभाषा, क्योंकि परिभाषा पूछी गई थी। अब क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया का आपस में जुड़ना। जब बेटा पूरी दुनिया आपस में जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण कह सकते हैं बच्चों। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार, तकनीक और संस्कृति का लेन देन बिना किसी बड़ी रुकावट के करता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। देखो बेटा कितनी अच्छी बात की गई है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार, तकनीक और संस्कृति का लेन देन बिना किसी बड़ी रुकावट के साथ करता है या बिना रुकावट के से करता है तो उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। और वैसे भी अर्थ से तो आप समझ ही गए होंगे, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, पूरी दुनिया का आपस में जुड़ना। इसे विश्व का एक बाजार बनना भी कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का एक बाजार बनना, यानी सभी देश जो है आपस में जुड़ जाएं तो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण कहेंगे। अब इसके लाभ, जब सब आपस में बेटा मिल बांट के सब कुछ व्यापार वगैरह करेंगे या तकनीक करेंगे तो जाहिर सी बात है लाभ तो होगा ही। फिलहाल हमसे 2 पूछें तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा 2 लाभ। ठीक है, और लाभ को भी हमने पॉइंट वाइज करके लिख दिया। जैसे हमने पहला हेडिंग डाला था सस्ते और अच्छे सामान। विदेशी कंपनियों के आने से, ध्यान से समझे बेटा, विदेशी कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ता है, जिससे हमें कम कीमत पर बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें जैसे फ़ोन है, टीवी है, कपड़े मिलने लगती हैं। जाहिर सी बात है बेटा, जब विदेशी कंपनियां अपनी लाती हैं हमारे देश में तो उससे क्या होता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, जिससे हमें कम कीमत पर जो है अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलने लगती हैं, जैसे फ़ोन, टीवी, कपड़े वगैरह। इन सबसे वैश्वीकरण में क्या होता है बेटा, लाभ होता है। अब जैसे दूसरा हेडिंग हमने डाला था मेरे प्यारे बच्चों, नौकरियों के अवसर। ध्यान से समझेंगे, नौकरियों के अवसर। जब बाहर की कंपनियां भारत जैसे देशों में अपने ऑफिस या कारखाने खोलती हैं, ध्यान से समझें बेटा, जब बाहर की कंपनियां भारत जैसे देशों में अपने ऑफिस या कारखाने खोलती हैं तो इससे स्थानीय लोगों को काम और अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब जैसे बाहर देश की कोई कंपनी आके अपने भारत में कोई काम खोलती है, यानी कोई कंपनी खोलती है, तो उसमें ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो विदेश से आ रही तो सब उसके विदेश के ही कर्मचारी लगे होंगे, उसमें भारत के बहुत बंदे लगते हैं, सब लोग वही कंपनियां चलाते हैं। तो इससे भारत के लोगों को क्या होती है बेटा, नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है ना। तो ये है वैश्वीकरण से क्या बेटा, लाभ। चलिए 2 पूछे तो बेटा 2 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। वर्णात्मक में बेटा 4 आएंगे तो 8 पर करना आपको 4 है। वर्णात्मक 2 में भी 4 आएंगे, वो लॉन्ग होते हैं बेटा। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, पूरा कंप्लीट होगा। चलिए अगले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें मानचित्र वगैरह में सभी समझाऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़ के जाना मत। परिवहन व्यवस्था का विकास क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण बताइए। परिवहन व्यवस्था का विकास क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण बताइए। उत्तर समझे बेटा, परिवहन व्यवस्था किसी भी देश की प्रगति के लिए जीवन रेखा की तरह होती है। परिवहन व्यवस्था जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी भी देश की जीवन रेखा की तरह होती है। इसका विकास निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। क्या ना, इसका विकास क्यों आवश्यक है, तो निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। हेडिंग डालेंगे बच्चों, विकास के 2 प्रमुख कारण, क्योंकि कारण ही पूछिए ना। तो देखो, विकास के 2 प्रमुख कारण, ऑप्शन नंबर 1 डालेंगे बेटा, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों तक तेजी से
भेजने के लिए परिवहन जरूरी होता है। इससे व्यापार क्या होता है बेटा, बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। जब बेटा परिवहन ही ठीक नहीं होगा, आने ले जाने का साधन ही ठीक नहीं होगा, तो ना तो कच्चा माल कारखानों तक पहुंचेगा और ना तैयार माल बेटा बाजारों तक पहुंचेगा। तो अगर परिवहन व्यवस्था ज़बरदस्त है तो ये दोनों काम आसानी से हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो बेटा आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। चलिए बच्चों दूसरा हेडिंग समझते हैं। दूसरा हेडिंग है क्षेत्रीय जुड़ाव और सुगमता। ध्यान से समझेंगे कि परिवहन के साधनों से दूर दराज के गांव और शहर आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, सब कैसे, परिवहन से ही तो जुड़ते हैं बेटा। इससे लोगों को शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य जैसे अस्पताल और नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है। ये परिवहन व्यवस्था है, तभी तो हम यहाँ से बरेली, बरेली से नैनीताल तक, दिल्ली या कहीं पर भी जा सकते हैं। जब परिवहन व्यवस्था ही नहीं होगी तो बेटा हम कैसे चले जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होती है, आसानी होती है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 2 कारण पूछे थे बच्चों, तो हमने 2 कारण यहाँ पर आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले 5वां प्रश्न बच्चों। 4 होगा वर्णात्मक फर्स्ट के, अब ये लॉन्ग वाले हैं वर्णात्मक सेकंड के। 4 ही होंगे तो टोटल 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद में आपके जो है वो मानचित्र आ जाएगा। चलिए बच्चों 5वां क्वेश्चन समझते हैं। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन क्या था, मतलब यही पूछना चाह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था, या इससे आप क्या समझते हैं। इसके कारण भी तो कुछ रहे होंगे बच्चों, तो उस कारण को बताइए। देखिए बेटा हेडिंग डालेंगे उत्तर में, असहयोग आंदोलन, हेडिंग जरूर डाल के करना। कह रहे हैं असहयोग आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, जिसने पहली बार आम जनता जैसे किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं को सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा था, है ना बेटा। ये बिल्कुल सही बात है कि असहयोग आंदोलन क्या था, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चला था। ये बेटा प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, और जिसमें जनता, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अब मेन बात करते हैं इसके कारण की, तो हेडिंग डालेंगे बेटा प्रमुख कारण। ध्यान से देखते हैं, इस आंदोलन के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, ये बात याद रखना, बल्कि कई घटनाओं की एक श्रृंखला थी बच्चों। कई घटनाएं हुई थी, इसकी वजह से ये चलाया गया था। जैसे पहला समझते हैं बेटा रॉलेट एक्ट का दमन। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हो सकता है रॉलेट एक्ट अलग से लिहाज है, तो इसीलिए आप ध्यान से समझते चलें। रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया ताकि किसी भी क्रांतिकारी को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सके। कोई मुकदमा नहीं चलेगा बेटा, सीधे कोई भी क्रांतिकारियों से सीधे जेल में रखा जा सके। इसे काला कानून कहा गया, इसे काला कानून कहा गया। नो अपील, नो दलील, कोई भी, नो वकील, कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। सीधे जो भी क्या कर रहे थे बेटा क्रांतिकारी थे, उन्हें सीधे उठा के जेल में रख दिया जाए, ऐसा ये था रॉलेट एक्ट में। इसे काला कानून कहा गया। काला कानून तो हो ही गया ना बेटा, तो याद रखें अगर पेपर में ऐसा है काला कानून किसे कहते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, तो टिक आपको किस पे लगाना है बेटा, रॉलेट एक्ट को। तो एक तो ये बात थी। दूसरी समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कारण तो कई थे ना, तो दूसरे ध्यान से समझे। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान से समझे, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जमा हुई शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए अमृतसर में, आपको पता ही है जलियांवाला बाग घटना हुई थी, तो अमृतसर में जमा हुई थी शांतिपूर्ण भीड़, जो अपने बातें कर रहे थे आपस में इकट्ठे होकर कोई मीटिंग। उस भीड़ पर जनरल डायर ने, ये याद रखना कि अगर पेपर में ऐसा है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी, तो जनरल डायर ने। ध्यान से समझे, जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोलियां चलवा दी थी। इस क्रूरता ने पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर दी कि वो अच्छे खासे जलियांवाले बाग में बेटा शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे थे, अपना जो भी चर्चा कर रहे थे, और उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इस क्रूरता से पूरे देश में अंग्रेज़ों से नफरत हो गई थी, पूरा देश अंग्रेज़ों से नफरत करने लगा था। कर तो पहले भी रहते, अब और बढ़ गई थी बेटा। तीसरा था खिलाफत आंदोलन। ध्यान से समझेंगे, कई कारण थे ना इसके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु के अधिकारों को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था,
और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग से जोड़ दिया था। ये भी बेटा वजह रहा था खिलाफत की। चौथा था आर्थिक असंतोष। कहना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में महंगाई और टैक्स यानी कि कर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में महंगाई और टैक्स यानी कि कर बहुत बढ़ गए थे, जिससे गरीब जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों में इतना टैक्स वगैरह लगा दिया था, महंगाई बढ़ा दी थी कि जनता बिल्कुल परेशान हो गई थी। इसलिए वो सभी किसके खिलाफ खड़े हो गए थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ी हो गई थी पूरी जनता। ठीक है, कि टैक्स कम की जाए, महंगाई को कम किया जाए। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहे हैं भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। केवल विशेषताएं पूछी गई हैं। चलो बेटा देखते हैं। उत्तर में हेडिंग डालेंगे भारत संविधान की संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालेंगे पहला दोहरी सरकार। याद रखना बच्चों, हेडिंग डाल के जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। पहला हेडिंग क्या पड़ेगा? दोहरी सरकार। भारत में सत्ता एक जगह केंद्रित ना होकर दो स्तरों में बटी हुई है। भारत में जो सत्ता है बेटा वो एक जगह केंद्रित ना होकर दो स्तरों में बटी हुई है। एक केंद्र सरकार जो पूरे राष्ट्र के मामलों को देखती है, और दूसरी राज्य सरकारें जो प्रांतीय हितों का ध्यान रखती हैं। आपको ये तो पता ही है बेटा, भारत में दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? जो पूरे राष्ट्र के मामलों को देखती है, और राज्य सरकार क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जो प्रांतीय हितों का ध्यान रखती है। तो ये विशेषताएं हैं भारत की शासन व्यवस्था की। दूसरा है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखो बच्चों, संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से, संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ के जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं वो कितने रूपों में बांटी गई हैं बेटा? 3 रूपों में बटी हैं, सूचियों में किया गया है उसका बंटवारा। अब ध्यान से समझना कि ये 3 कौन सी हैं। पहली है बच्चों संघ सूची। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? जैसे रक्षा, ध्यान से समझे बेटा, पहले ये संघ सूची, इसमें आता है जैसे रक्षा, रेलवे और विदेश नीति। ध्यान रखना, अब कल को ये आ गया बेटा पेपर में कि रेलवे किसके अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर है राज्य सूची, जैसे इसमें कौन आता है बेटा? पुलिस, व्यापार और स्वास्थ्य। और तीसरी है मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा और विवाह, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कौन? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यही आने की उम्मीद है कि शिक्षा और विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती सूची। इस पर टिक लगा लेना, प्रत्येक वर्ष लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची। विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। ध्यान आपको तीनों रखना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले भी समझते हैं बेटा। 2 ये हो गए, तीसरा समझो। तीसरा बेटा हेडिंग है लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। क्योंकि ये लॉन्ग चल रहा है ना, तो बेटा थोड़ी तो लॉन्ग होंगे ही। तो भारत का लिखित संविधान और देश का सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान लिखित है और देश का सर्वोच्च कानून है। केंद्र या राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। तो बच्चा चाहे तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। ये लिखित रूप में होना केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को कम करता है। क्योंकि ये लिखित रूप में होता है ना, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होने की आशंका होती है उन्हें कम कर सकता है। ठीक है, ये भी एक कारण है। अगला है बेटा चौथा हेडिंग है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ध्यान से समझे, संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। यदि केंद्र और राज्य दोनों के बीच किसी बात पर विवाद होता है, मान लेते हैं बेटा केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में किसी भी बात को लेकर विवाद हो गया भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट
एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी बात पर अगर विवाद हो जाता है तो इस समय सुप्रीम कोर्ट जो होता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो निर्णायक की भूमिका निभाता है या वो निर्णय करता है। तीसरा हेडिंग पांचवा हेडिंग समझेंगे बेटा, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संसद में दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो बेटा दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा विशेष रूप से भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का कार्य करती है। अगर कोई केंद्र अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है वैसा हस्तक्षेप करता है तो उसको रोकने का कार्य कौन करती है बेटा, राज्यसभा करती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर में, एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर में सार्वजनिक वस्तुओं के किन्हीं दो प्रभावों की चर्चा कीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं के किन्हीं दो प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो बेटा हम हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक वस्तु होती क्या है। तो उत्तर में हमने हेडिंग डाल दिया सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु वह सेवा या वस्तु है जिसे सरकार समाज के सभी नागरिकों के लाभ के लिए उपलब्ध कराती है। ध्यान से समझे बेटा, सार्वजनिक वस्तु वह सेवा या वस्तु है, वह वस्तु या वह सेवा या वस्तु है जिसे सरकार समाज के लिए सभी नागरिकों के लाभ के लिए उपलब्ध कराती है बेटा। जैसे कि सड़कें सभी के लिए लाभ के लिए होती हैं, पार्क, स्ट्रीट लाइटें सभी के लिए होती हैं, गली में जो लाइटें वगैरह लगाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके उपयोग से किसी को रोका नहीं जा सकता कि आप नहीं रोक सकते, मेरे घर के अगले लाइट लगी हुई है, सरकारी नल मेरे यहाँ पर, तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बेटा। सभी से, वही तो सार्वजनिक वस्तु है जिसका उपयोग सब कर सकें। एक व्यक्ति के उपयोग से इसकी मात्रा कम नहीं होती और इसकी मात्रा भी कम नहीं होती कि अगर कोई उपयोग कर लेगा, भाई गली में लाइटें हैं, सड़कें हैं, तो तुम भी चलो हम भी चले, तो ये चीज़ क्या होती है, सार्वजनिक वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु वह सेवा वस्तु जिसे समाज के सभी नागरिकों के लाभ के लिए उपलब्ध कराती है कौन, सरकार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें प्रश्न एक और था, एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर में सार्वजनिक वस्तुओं के दो प्रभाव बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे जीवन स्तर पर दो प्रभाव, और इसमें पहला हेडिंग डालेंगे आर्थिक बचत। ध्यान से देखें कि सार्वजनिक वस्तु जो होती है वो इंसान को कैसी तरह से लाभ देती है। तो जब सरकार मुफ्त पार्क, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है तो औसत व्यक्ति को इन पर अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता। जाहिर सी बात है बेटा, मान लो सरकार ने रोड बना के दिया और सरकार रोड ना बनाए, तुम सोचो हम अपने पैसों से अपने गली में खड़ंजा डालने या रोड बना लें तो उससे आपकी जेब का खर्च होगा, नहीं होगा। लेकिन वो सरकार कर देती तो आपको आर्थिक बचत होगी, नहीं होगी, आपके पैसे नहीं जाएंगे, अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता। इससे उसकी बचत बढ़ती है और वह अन्य ज़रूरतों पर खर्च कर पाता है। अब जब आपका रुपया बच जाएगा तो आप अपनी और ज़रूरतों को उसे खर्च कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया बेटा मेरे प्रभाव, मतलब जो है जीवन पर प्रभाव है, जीवन स्तर पर प्रभाव। दूसरा हेडिंग डालेंगे समानता और सुविधा। ध्यान से देखें, अच्छी कानून व्यवस्था और सड़कों जैसी सार्वजनिक वस्तुओं से गरीब और अमीर दोनों का समान अवसर मिलते हैं। सड़क अच्छी है तो बेटा उस पर गरीब भी चलेंगे और अमीर भी चलेंगे, दोनों को कैसा अवसर मिला मेरे प्यारे बच्चों, समान। ठीक है, सुरक्षित वातावरण व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाता है। सुरक्षित वातावरण जो होता है व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाता है और जीवन को सुगम बनाता है, जीवन को भी आनंदमय बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। दो प्रभाव पूछे थे आपके, दो प्रभाव ये हो गए, कितने इजी हो गए बेटा, है ना। उम्मीद करते हैं अगर इस वीडियो को आप 2 बार भी देख लेते हैं तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 8वां, क्योंकि 8 ही आते हैं आपके पेपर में लिखने के लिए। उसके बाद मानचित्र होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए, उस पर प्रकाश डालिए। पहले तो हमसे ये पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं, फिर 2 गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे उत्तर में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखें, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे स्रोत हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, कभी समाप्त नहीं होते। तो याद रखें, अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि जो परंपरागत कभी समाप्त नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, तो गैर परंपरागत कहलाते हैं, है ना।
और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते। बेटा जो गैर परंपरागत होते हैं पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करते। इन्हें नवीकरणीय या रिन्यूएबल ऊर्जा भी कहा जाता है। अब पेपर में आ जाए कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसे कहते हैं नवीकरणीय? गैर परंपरागत को कहते हैं, गैर परंपरागत को। ठीक है बेटा, कहा जाता है क्योंकि इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि इन्हें जब बार बार हम उपयोग कर लेंगे तो इसीलिए क्या बन जाएंगे? गैर परंपरागत बन जाएंगे। अब जान लेते हैं, दो पूछे गए हैं तो हेडिंग डालेंगे दो प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उनमें भी हेडिंग डालेंगे पहला ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। कह रहे हैं सूरज से प्राप्त होने वाली शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगर पेपर में ऐसा आ जाए सौर ऊर्जा किसे कहते हैं तो बड़ा सिंपल, सूरज से प्राप्त होने वाली शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से सूर्य की किरणों को सीधे बिजली में बदला जाता है। आपने देखे होते हैं सूर्य पैनल वगैरह लगे होते हैं, तो फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से सूर्य की किरणों को सीधे बिजली के तारों में बदला जा सकता है। अब इससे लाभ क्या हो सकते हैं ये करने से, सोलर एनर्जी लगाने से या सौर ऊर्जा से? तो यह प्रदूषण मुक्त है और भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसका उपयोग खाना पकाने में भी हो सकता है, पानी गर्म करने में भी हो सकता है और रोशनी के लिए भी किया जा सकता है। तो बेटा ये लगाने से ये तो हो सकते हैं हमारे लाभ। ठीक है बच्चों, चलिए दो पूछे गए थे ना बेटा, ये एक हुआ, दूसरा और समझते हैं। ये समझे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा हेडिंग डालेंगे हम पवन ऊर्जा, इनकी वाइंड एनर्जी। ठीक है, देखें कह रहे हैं तेज हवाओं की गतिज ऊर्जा को, ध्यान से समझे बेटा, तेज हवाओं की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है। जो बड़ी बड़ी आपने मूवी वगैरह में देखी होंगी बेटा, नेट पे देखी होंगी, पवन चक्कियाँ चलती हैं तो उससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा का उपयोग करके जो होता है तो उससे क्या होती है? बिजली पैदा होती है मेरे प्यारे बच्चों। और बिजली से क्या लाभ होगा पवन चक्की के द्वारा, ये तो आप सभी जानते हैं क्या लाभ होगा। इसमें ईंधन का कोई खर्च नहीं होता। जाहिर सी बात है बेटा, हवा चलेगी, पवन चक्की चलेंगे, बिजली बनेगी, तो ईंधन का खर्च होगा नहीं। और यह पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा है। भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, में इसकी भारी मात्रा में उत्पादन होता है बेटा। गुजरात तमिलनाडु साइड में बहुत भारी मात्रा में सौर पवन ऊर्जा से बिजली की उत्पत्ति होती है, जिससे लोग उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बात है ये प्रदूषण के लिए हानिकारक नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों। ये रहे, आप तो जानते हैं बेटा, चार वर्णनात्मक फर्स्ट में प्रश्न आए थे वो भी हमने देख लिए, 4 वर्णनात्मक सेकंड में आते हैं वो भी हो गए। अब ये रहे मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र वाले प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों को दिए गए रेखा चित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके इतिहास के हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत के आपके 2 जगह मानचित्र के प्रश्न आते हैं। एक तो आएंगे बेटा इतिहास से 5 प्रश्न, और दूसरी बात 5 आएंगे आपके भूगोल से। 2 मैप मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 इतिहास के एक मैप पे फिल करना होता है, 5 भूगोल के बेटा दूसरे मैप पे फिल करना होता है। ये है मेरे प्यारे बच्चों इतिहास के, है ना। तो इसमें इतिहास में आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या होती है इतिहास और भूगोल में, इतिहास में चिन्ह बेटा सेम होगा, एक ही चिन्ह। अब जैसे इतिहास के हैं, इसमें बेटा होगा क्या, चिन्ह समान होंगे, केवल एक ही चिन्ह होगा जो आपको 5 प्रश्नों में भरना है। वो चिन्ह ऐसा करके होगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा, या जो भी आपके पेपर में आए आप वैसा भर देना। उम्मीद है मुझे ये चिन्ह आने वाला है, ऐसे करके होगा बीच में, और वही चिन्ह आपको 5 प्रश्नों में मेरे प्यारे बच्चों भरने हैं, इन इतिहास के 5 प्रश्नों में। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ध्यान से समझो। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है, यह जनपद या वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वालों किसानों का आंदोलन हुआ था। तीसरा है बच्चों, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। और चौथा है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 5वां है बच्चों, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 प्रश्न है, 5 को हमें भारत के मैप में भरना है और इनका चिन्ह भी दर्शाना है और
जगह यानी कि जो नाम इसका आंसर है वो भी दर्शाना है। तो बच्चों ध्यान से इन पांचों को आप याद कर लें। अगले प्रश्न पे मैं इनके जवाब देने जा रहा हूँ अगले पेज पर। तो देखिए बेटा, एक एक करके आप ध्यान से नोट कर लें, इससे आपको समझ में आता रहेगा। चलिए बेटा देखें, ये रहा आपका भारत का मैप। अब ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या था बेटा, आप समझ लो ध्यान से। पहला प्रश्न था वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो ध्यान से समझे बच्चों, इसमें चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो आपको भी ऐसे ही पेपर में भरना है। ध्यान से देखो, ये है वो जगह, इन्होंने ये जगह भर दी मेरे प्यारे बच्चों। और पहले कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? गोरखपुर में। देखो पहले का उत्तर इन्होंने लिख दिया गोरखपुर। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है। जरूरी नहीं है कि भारत के अंदर ही आप जगह का नाम लिखो, ये पॉइंट लगा के मेरे प्यारे बच्चों लाइन खींच के आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोरखपुर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो चलिए दूसरे का जवाब समझ लेते हैं। तो दूसरे का कहाँ हुआ था बेटा? चंपारण हुआ था। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर है बेटा इस भारत के मैप में, यहाँ पर चंपारण है। तो यहाँ पर ये चिन्ह बना के इन्होंने लाइन खींच के और मैप के बाहर लिख दिया बेटा 2 नंबर डाल के चंपारण, क्योंकि दूसरे वाले का जवाब हो गया आपका चंपारण। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब समझते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक एक करके भारत के मैप में जगह याद रखना है बच्चों। जैसे पहले वाले का यहाँ पर था गोरखपुर, ठीक है, तो पहला नंबर डाल के हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था बेटा मेरे प्यारे बच्चों? गोरखपुर। अब दूसरा यहाँ पर है चंपारण, भारत के इस जगह पर। तो ये क्या हो गया? दूसरा जवाब हो गया इसका चंपारण। अब जैसे तीसरा प्रश्न हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। तीसरा है ना। तो चलिए भारत के मैप में देखते हैं कि कहाँ पर बनाया था। डांडी में बनाया था। और डांडी बेटा ये यहाँ पर पड़ती है, ध्यान से समझो। ये देखो, ये यहाँ पर है ये डांडी। तो यहाँ पर लिख के हमने चिन्ह बना दिया। जो भी चिन्ह बनाने को आएगा चिन्ह बनाएंगे और नीचे को लाइन खींच देंगे। तो तीसरे का जवाब हो जाएगा बच्चों डांडी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डांडी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए बच्चों, तो तीसरा क्या हो गया? डांडी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात होती है मेरे प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि भारत के मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है, ये ध्यान होना चाहिए। अब जैसे गांधी जी ने नमक कहाँ पर बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे तीसरा प्रश्न था बच्चों कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, तो आपको जवाब पता है कि डांडी में। तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो डांडी इस मैप में है कहाँ, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो हो गया डांडी, ध्यान से भरना, ज़्यादा वो नहीं ना, वरना दूसरे सीमा पार हो जाएगा। ये रही डांडी। अब पता चल गया, यहाँ पर चिन्ह बना के सीधे लाइन बाहर को खींच दी मैप के, और यहाँ पर सीधा लिख दिया। तीसरे नंबर पे ही प्रश्न था ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा लिख दिया। और इसका आंसर क्या था? डांडी। तो भैया डांडी लिख दिया। तो ये हो गया तीसरे का जवाब। समझ में आया? चलिए बच्चों चौथा प्रश्न को समझो। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो चलिए इसका भी उत्तर समझ लेते हैं चौथे का बेटा। अब चौथे का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो लाहौर यहाँ पर है। अब ये कोई भारत में थोड़ी नहीं है, पड़ोस में ही तो है। तो ये रहा आपका लाहौर। अब यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले तो हमने बना दिया चिन्ह। अब चिन्ह बना दिए तो चौथे का उत्तर है, तो ऊपर लिख दिया बेटा चौथा, है ना, कि चौथे वाला हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात लिख दिया लाहौर, क्योंकि इसका जवाब क्या था? लाहौर था। चलिए बच्चों पाँचवा समझ लेते हैं। पाँचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। अब जवाब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कहाँ है, प्रयागराज में हुए थे। तो सबसे पहली बात तो इस भारत के मैप में देखना है प्रयागराज कहाँ है। तो देखने से जब तुम पता होगा तो बेटा तभी पता कर पाओगे। तो ये है प्रयागराज। यहाँ पर बना दिया ये चिन्ह बेटा, समझ में आ रहा है? यहाँ पर बना दिया इसका चिन्ह। जब चिन्ह बन गया तो कौन सा प्रश्न था? पाँचवा। तो सबसे पहले हमने 5 डाल दिए। और कहाँ हुआ था? प्रयागराज। तो यहाँ लिख दिया प्रयागराज। चिन्ह बनाना है, कौन सा नंबर का प्रश्न है वो नंबर लिखना है, और कौन सी जगह है वो जगह लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए आपके भारत के मैप के, यानी कि जो इतिहास में मैप भरने को आता है बेटा वो उसके 5 प्रश्न। अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की भूगोल के जो 5 प्रश्न हैं वो कैसे होते हैं। उसमें सभी में चिन्ह जो है वो अलग अलग आने वाले हैं, तो ध्यान से समझते हैं। ये रहे मेरे प्यारे बच्चों भूगोल के 5 प्रश्न। इसमें क्या होता है, केवल एक ही अंतर है, चिन्ह सभी के अलग अलग होंगे। जैसे निर्देश दिए गए भारत, निर्देश क्या है बेटा? दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे पहला क्या है बेटा? महानदी को। अब आप चिन्ह देख सकते हैं महानदी का चिन्ह कैसे है ना।
चिन्ह द्वारा राज्यों के नाम सहित। तो बेटा महानदी को इस चिन्ह से दर्शाना है और राज्य के नाम सहित। दूसरा है तेलंगाना राज्य की राजधानी नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तीसरा बेटा दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग, देखो डबल एस की तरह चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर उत्तर भारत में स्थित एक द्वीप, देखो बेटा कितना अजीब सा चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पांचवा है मध्य भारत में स्थित एक नदी घाटी परियोजना, इस प्रकार का चिन्ह है बेटा, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पिछली वाला जो था वो इतिहास का था। इतिहास में सबसे अच्छी बात है कि सेम चिन्ह रहता है और पांचों के जवाब देना होते हैं। इसमें 5 प्रश्न 5 तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि कोई कभी नदी पूछते हैं, कभी वस्त्र उद्योग, कभी राष्ट्रीय पार्क, तो बेटा सबको अलग अलग चिन्ह से दर्शाते ही हैं, तो इसीलिए सभी के चिन्ह अलग अलग होते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न समझते हैं, फिर इसका उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है बेटा महानदी को इस चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित दर्शाना है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा इसमें, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से समझेंगे महानदी को, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझेंगे तो महानदी ये रही आपकी, यहाँ पर हो गई बेटा आपकी महानदी। तो देखो यहाँ पर ये चिन्ह बनाया नहीं बनाया, ध्यान से देखो यहाँ पर चिन्ह ये दर्शाया हुआ है, यहाँ पर महानदी है तो बेटा ये आपका चिन्ह बना दिया। तो और चिन्ह बनाने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों हमने थोड़ी सी इसकी लाइन खींच दी बाहर के लिए, ये तो पिछली बार ही बताया था, और यहाँ पर लिख दिया महानदी। अब महानदी कहाँ है बेटा, उड़ीसा में, तो हमने राज्य भी लिख दिया, महानदी भी लिख दी और ये राज्य भी लिख दिया उड़ीसा। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी नगर, और ये इस चिन्ह से दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों और नाम सहित। तो चलिए तेलंगाना राज्य की राजधानी समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अब हैदराबाद कहाँ स्थित है, तो इसमें स्थित है, तो इसीलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो सबसे पहले ये चिन्ह बना दिया हैदराबाद में, और सीधे अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हमें पता थी, तो हमें पहले मैप में आए। अब यहाँ पर हमने देखा कि हैदराबाद है कहाँ, फिर हमें बहुत देर में पता, जब हमें पता होगा तो हमें ये समझ में आए कि यहाँ पर है बेटा हैदराबाद। तो सबसे पहले जो ये चिन्ह बनाने को कह रहे हैं, देखो बच्चों यही तो चिन्ह की बात हो रही है, इस चिन्ह की, तो यही चिन्ह हमने सीधी सी बात यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर हमने ये चिन्ह बना दिया और एक लाइन खींच दी बेटा, लाइन खींच के नीचे क्या लिख दिया, हैदराबाद लिख दिया। अब हमारा जवाब हैदराबाद हो गया और यहाँ पर हैदराबाद है, ये चिन्ह भी हो गया। आगे बात समझ में। चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, डबल एस जैसा चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों और चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो कोयम्बटूर क्या है बेटा, कोयम्बटूर यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देखो डबल एस बना दिया, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो हमने एक लाइन खींच के लिख दी बेटा कोयम्बटूर, क्या लिख दी, कोयम्बटूर। तो इसका नाम भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो जी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सूती वस्त्र उद्योग दक्षिण भारत का कौन सा है या कौन सा, तो हमने यहाँ पर इसको चिन्ह भी बना देंगे जहाँ पर हुआ और उसका नाम भी लिख देंगे। तो ये भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब समझ लेते हैं चौथा प्रश्न। उत्तर भारत में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों, नाम सहित दर्शाना है। तो उत्तर भारत में स्थित सबसे पहले तो हम एक राष्ट्रीय पार्क समझेंगे। तो आपको पता है एक जिम राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड साइड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चिन्ह दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया मेरे प्यारे बच्चों, चिन्ह। देखो यहाँ पर ये उत्तराखंड है, तो हमने यहीं पर क्या दर्शा दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक चिन्ह दर्शा दिया। और जब ये चिन्ह दर्शा दिया तो हमने सीधा सा लाइन थोड़ी सी खींच के बाहर लिख दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम ही बेटा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न बचा है। अंतिम प्रश्न है बच्चों मध्य भारत में स्थित एक नदी घाटी परियोजना, और ऐसा चिन्ह बनाना है नाम सहित। तो मध्य भारत में स्थित एक नदी घाटी परियोजना को हम देखेंगे कहाँ पर है, फिर हमें याद आएगा अच्छा नर्मदा नदी घाटी परियोजना दे रखी होती है, तो हम कहाँ पर है वो बेटा यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम ये चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर तो नाम लिखेंगे नहीं, बड़ा हो जाएगा। फिर एक लाइन बाहर के लिए ले गए और बाहर के लिए लाइन ले गए तो वहाँ पर लिख देंगे नर्मदा घाटी परियोजना। इन सभी मैप को देखकर आपको एक बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी कि भारत के मैप में हमसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जो उत्तर है वो किस जगह पर है, वो जगह बेटा मायने रखता है। अगर वो हमें जगह मिल जाएगी ना तो बहुत आसान हो जाता है, उसी जगह पर उस चिन्ह को लिख देना है, वहाँ से लाइन खींचेंगे बाहर की तरफ और बाहर की तरफ उसका हम नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा वो जवाब
हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये पेपर पूरी अच्छे से समझ में भी आया होगा और ये मैप भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी सी बात है, ध्यान से समझेंगे। एक बढ़िया सी शायरी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेहनत से जलिए, मेहनत करिए। जलने का अर्थ है बेटा, जो अपनी मेहनत दिखाएगा अपना 100% देगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ये शायरी सुन रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी है। और मेरे प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो का एक एक प्रश्न अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। भारत का मैप भी, बहुविकल्पी भी। आप लोग भी इस पूरी वीडियो में से एक भी प्रश्न छोड़ मत देना, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को तैयार करना। मैं जितनी भी वीडियो डालूं बेटा पेपर तक, आप उन वीडियो को अच्छे से तैयार कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आप टॉप करेंगे, पास नहीं, सिर्फ पास नहीं बेटा, टॉप कर जाएंगे, क्योंकि सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।